अगली रात अमात्य राक्षस नगर से दूर घने जंगल में उसी गुफा के द्वार पर खड़ा था। शायद दूर कहीं बारिश हो रही थी, तो रात गुजरने के साथ ठंडी हवा और ठंडी होती जा रही थी। कुछ देर में कोषाध्यक्ष हाथ में मशाल लिए गुफा के द्वार तक आया और उसका इशारा पाते ही उसके दो साथी गुफा का द्वार बंद करने में लग गए। जिसके बाद अमात्य राक्षस ने कोषाध्यक्ष पर नजर डाली। क्या कहते हैं कोषाध्यक्ष जी? हाँ, ये नया गुप्त स्थान राजकोष के लिए पहले से भी सुरक्षित लग रहा है। होगा क्यों नहीं, इतने गहरे जंगल में जो है। तो अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए अमात्य राक्षस। आपका कार्य हमारी योजना के अनुसार और तय समय में ही होगा। मुझे संतोष होता है कोषाध्यक्ष जी, जब मैं देखता हूं कि मगध आप जैसे होनहार अधिकारियों के हाथों में है। परंतु हम तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं अमात्य। राज्य की नीति निर्माता और महाराज के वरिष्ठ सलाहकार तो आप ही हैं। और मुझे भी ये पूर्ण विश्वास है कि आपकी सारी नीतियां मागधों के हित में होती हैं। हाँ हाँ, अवश्य। मागधों का हित ही मेरे लिए सबसे ऊपर है। मैं धन्य हूं कि आपने इतने महत्व के कार्य का भार मुझे दिया। लगता है वर्षा होने को है अमात्य। अब आप चाहें तो विश्राम के लिए जा सकते हैं। ठीक है। आप बस निश्चिंत होकर अपना कार्य कीजिए। शेष सारी व्यवस्थाएं मैंने कर दी है। निकलता हूं, आपसे कल प्रातः भेंट होगी। और हाँ, अपने आदमियों से भी कहना कि कार्य के बाद उसी अस्थायी विश्राम गृह में रहे, जंगल में इधर उधर न भटके। जो आ गया अमात्य। अमात्य राक्षस के वहां से निकलते ही कोषाध्यक्ष ने बिना समय गंवाए अपना काम शुरू कर दिया। मतलब कोषाध्यक्ष के 10 आदमी कोष की पहली खेप लेने के लिए निकल पड़े। सोने, चांदी और बेशकीमती हीरे जवाहरातों से भरे विशाल पात्र एक के बाद एक गाड़ियों में लादकर सारी गाड़ियां उसी नई जगह पर पहुंच चुकी थी जहां इस खजाने को रखा जाना था। और ये उनकी पहली खेप थी। चलो शीघ्रता करो। तुम सबको अपने अपने कार्य पता है? फिर चर्चा किस बात की कर रहे हो? सारा कार्य शांतिपूर्वक होना चाहिए। चलो ये स्वर्ण पात्र उठाओ और सावधानी पूर्वक ले चलो। कोषाध्यक्ष एक काबिल सरकारी आदमी की तरह आदेश का पालन करने में लगा हुआ था। और कुछ ही देर में सारी गाड़ियां खाली करने के बाद जैसे ही वो लोग वहां से निकले तो मौसम अचानक बदल गया। ठंडी हवा अचानक तूफानी बारिश में बदल चुकी थी, जिसके बाद कोषाध्यक्ष समझ चुका था कि अब अगली खेप लाना मुश्किल है। पर वो काम इतना आवश्यक था कि जैसे ही बारिश कम हुई वो अपने साथियों को लेकर एक अगली खेप लेने के लिए निकल पड़ा। वर्षा से ज्यादातर मशालें बुझ चुकी थी। बस गाड़ी के अंदर रखी एक आध मशाल का ही सहारा था और घोड़े पर सवार कोषाध्यक्ष के पीछे आती कतारबद्ध गाड़ियां धीमी गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी चली जा रही थी। पर अभी वो लोग आधे रास्ते में पहुंचे ही थे कि तभी ये घोड़े की टापें कहां से आ रही हैं? क्या हमारे अलावा कोई और भी है इस जंगल में? कोषाध्यक्ष का इशारा पाते ही गाड़ियों के पहिए थम गए और सबकी दृष्टि कोषाध्यक्ष पर जम गई। कोई भी हो सकता है, सब अपनी अपनी तलवारें निकालकर तैयार हो जाओ। कोषाध्यक्ष और उसके आदमियों ने बची खुची जलती मशालें भी बुझाई और आने वाले किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार हो गए। सबका ध्यान सामने से आ रहे घुड़सवार पर था, जो किसी काली छाया की तरह उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। इतनी रात्रि में यहां कौन हो सकता है? क्या कोई गुप्तचर? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अमात्य राक्षस किसी गुप्तचर को यहां कैसे आने दे सकते हैं? कुछ ही पलों में वो घुड़सवार काली छाया कोषाध्यक्ष से कुछ दूरी पर आकर थम गई। तभी कोषाध्यक्ष की कड़कती हुई आवाज गूंजी। कौन है वहां? अमात्य राक्षस। अमात्य? आप? क्षमा करें, मैं इस अंधकार में आपको पहचान नहीं सका। परंतु आप अचानक यहाँ? सब कुशल तो है ना? कुशल नहीं है, तभी तो मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं समझा नहीं अमात्य। हम तो पूरी सावधानी बरत रहे हैं। क्या हमसे कोई भूल हो गई? मुझे आपकी क्षमता पर संदेह नहीं है कोषाध्यक्ष जी, पर मुझे अभी सूचना मिली है कि हम पर दृष्टि रखी जा रही है। क्या?
ये कैसे संभव है? ये प्रश्न उत्तर का समय नहीं है कोषाध्यक्ष जी। हमें अपनी योजना को विराम देकर यहां से निकलना होगा अभी। किंतु परंतु नहीं कोषाध्यक्ष जी, आप सभी मेरे साथ चलिए। मैं आपको सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूं। मेरे अगले आदेश तक आप सभी वहीं रहेंगे। जो आज्ञा अमात्य। चलो। अमात्य की बात ने सबके होश उड़ा दिए थे, पर उनके पास आदेश का पालन करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। तो पूरे रास्ते सब चुपचाप चलते रहे, और जब वो जंगल में नए नए बने उस अस्थायी विश्राम गृह में पहुंचे तो उन्हें फिर से अमात्य की आवाज सुनाई पड़ी। ये विश्राम गृह आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। यहाँ आपके अनुसार 15 दिवसों तक की खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। परंतु अमात्य, क्या आपको इसकी सूचना मिली कि वो गुप्तचर था कौन? मतलब हम पर कौन नजर रख रहा था? हाँ, अभी इसका पता नहीं चल सका है कि वो गुप्तचर कौन है और किसके लिए कार्य करता है। परंतु जो भी हो, हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, और इसलिए समझदारी इसी में है कि अब हम अपनी योजना को यहीं पर विराम दे दें। आप उचित कह रहे हैं अमात्य। हाँ, इसलिए आप लोग यहीं रुककर मेरे अगले आदेश की प्रतीक्षा करें। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। एक बात और। कहिए अमात्य राक्षस। चूंकि इस जंगल में गुप्तचर विचरण कर रहे हैं, तो किसी को संदेह ना हो, इसलिए मैं बाहर से ताला लगा कर जाऊंगा। जैसा आप उचित समझे। यहां हमारे रहने की पूरी व्यवस्था है, तो हमें किस बात की चिंता? सर्वथा उचित। मैं चलता हूं कोषाध्यक्ष जी। आप सब थके होंगे, इसलिए विश्राम कीजिए। शुभ रात्रि अमात्य। आपको भी शुभ रात्रि। चलो साथियों, अब थोड़ा विश्राम किया जाए। क्या हो रहा है वहां? वो कुछ नहीं अध्यक्ष जी, हम तो बस साफ साफ बोलो, बात क्या है? और तुम, ये हाथ में क्या है तुम्हारे? अध्यक्ष जी, वो ये है। क्या है इसमें? मदिरा है अध्यक्ष जी। अरे तो इसमें डरने वाली बात क्या है? ये सब तुम्हारे लिए ही है। क्या आप सत्य कह रहे हैं? मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा भला? अमात्य ने कहा था ना कि अंदर खाने पीने की भरपूर व्यवस्था है। वाह, आपको बहुत धन्यवाद कोषाध्यक्ष जी। कोषाध्यक्ष के सभी साथी बड़े खुश थे, क्योंकि उन्हें रहने के लिए इतनी शानदार जगह मिली थी, जहां उन्हें आराम से बस खाना पीना और सोना था। तो कोषाध्यक्ष की अनुमति मिलते ही मदिरा की मटकियां खुल चुकी थी, और थोड़ी ही देर में सब पर उसका असर दिखने लगा था। कुछ भी कहो कोषाध्यक्ष जी, आपने प्रबंध बहुत अच्छा किया है। मैंने नहीं, ये सारा प्रबंध अमात्य राक्षस का है। तो धन्यवाद देना हो तो उन्हें देना। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम सब ऐसे ही परिश्रम के साथ लगे रहो और हम तय समय में कार्य को पूरा कर सकें। अरे कोषाध्यक्ष जी, इस विषय में आप बिल्कुल चिंता मत करो। हम आपका हर कार्य ऐसे करेंगे कि हम आपके लिए प्राण लगा देंगे। क्यों भाइयों? जान लगा देंगे, जान लगा देंगे, जान लगा देंगे, हम जान लगा देंगे। अरे मूर्खों, भूल गए? अमात्य का निर्देश है कि हमें यहाँ शांति से रहना है, कोई शोर शराबा नहीं। अरे हाँ, उचित कहा आपने कोषाध्यक्ष जी, क्षमा करें। क्षमा करें अध्यक्ष जी। ठीक है, अब विश्राम करते हैं, रात्रि बहुत हो चुकी है। जो आज्ञा। अब तक वर्षा थम चुकी थी, और कुछ ही देर में विश्राम गृह में उपस्थित कोषाध्यक्ष और उसके सभी साथी गहरी नींद में जा चुके थे। पर लगभग आधी रात में कोषाध्यक्ष को कुछ अजीब सा अनुभव हुआ और उसकी आंख खुल गई। इतनी बेचैनी सी क्यों अनुभव हो रही है? इतनी गर्मी कैसे हो गई अचानक? इतनी वर्षा हुई थी फिर भी। ये लोग कहाँ हैं?
घोड़े बेचकर सो रहे हैं सबके सब। उठो मूर्खो, जल्दी उठो, देखो बाहर क्या हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ अध्यक्ष जी? और ये गर्मी क्यों लग रही है इतनी? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। अध्यक्ष जी, इधर देखो, ये दीवारों को क्या हुआ? ये तो लग रहा है जैसे पिघल सी रही है। कहीं घर में आग? ईश्वर, घर में आग लगी है।